हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के यूनिट 5 का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। वन लाइनर्स है, आपने इससे पहले वाले पार्ट्स देखे होंगे और आज ये लास्ट पार्ट है जिससे हम अपना ये पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे कहना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड लेट्स गो। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने पहले टॉपिक्स के साथ। सबसे पहले तो देख लो लिस्ट क्या है टॉपिक्स की, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि हम कवर क्या करने वाले हैं। ठीक है, कंपनसेशन क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन, मेथड ऑफ वेज पेमेंट, इंसेंटिव, फ्रिंज, परफॉर्मेंस, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली कंपनसेशन और एम्प्लॉय के बेनिफिट ऑफ वेलफेयर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन है, तुम्हें डिटेल में देखना है, तुम डिटेल की मैराथन देखो, है ना। जो बहुत डेप्थ में हमने स्टडी किया है वो वाली वीडियोस देख सकते हो, बट यहाँ पे रिवीजन है तो उस पर्सपेक्टिव से ही कंटेंट डिजाइन किया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉम्पनसेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। व्हाट यू मीन बाय कॉम्पनसेशन। देखो बेटा, तुम्हें भी पता है कि एम्प्लॉय फ्री में काम नहीं कर रहा है ना, उसको चाहिए सैलरी, चाहिए वेजेस चाहिए। क्या बस इसे ही कॉम्पनसेशन बोलेंगे या इसके अलावा भी और बेनिफिट्स मिलते हैं उसको? लाइक हमने सुना है कुछ पर्क्स मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, रहने का घर हो गया। क्या ये सब भी कंपनसेशन में ही आते हैं? तो यस, ये सारी चीजें भी कॉम्पनसेशन में इंक्लूड हैं। तो कॉम्पनसेशन मीन पेमेंट गिवन टू एम्प्लॉय फॉर देयर वर्क, अपने काम के लिए, है ना, मुझे जो भी मिल रहा है एज अ एम्प्लॉय उसे बोलेंगे कॉम्पनसेशन। इसमें तुम्हारी वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट्स जितने भी फायदे तुम्हें मिल रहे हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इट इज गिवन रिटर्न ऑफ एम्प्लॉय सर्विस, ऑफ कोर्स मैंने काम किया उसके बदले में मुझे ये मिल रहा है। ये अट्रैक्ट करता है और एम्प्लॉयज को रिटेन करता है। भाई एम्प्लॉय क्यों रुका है, क्यों अट्रैक्ट हो रहा है उस जगह अप्लाई करने के लिए? बिकॉज ऑफ द पैकेज। तुम भी वही देखते हो और अप्लाई करते हो, है ना। वहीं इसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रुकते भी हो जहां पे इतने बेनिफिट्स और अच्छा पे मिल रहा हो। फेयर कॉम्पनसेशन इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। अच्छा कॉम्पनसेशन मिलेगा तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और तुम मोटिवेटेड भी होगे कि और अच्छा काम करो, जिससे प्रमोशन मिले और फर्दर तुम्हारा इंक्रीमेंट हो। क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पनसेशन पॉलिसीज पे कि कॉम्पनसेशन पॉलिसीज क्या होती है। देखो बेटा, जो भी तुम्हें कॉम्पनसेशन मिल रहा है ना, जो भी तुम्हें वेजेस, सैलरी, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। भाई ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ ज्यादा फायदे मिल गए और तुम्हारे दोस्त को कम, है ना, या उसको ज्यादा मिल रहा है तुम्हें कम। कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ना, जिसके बेसिस पे डिसाइड होगा किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, किसको कितने वेजेस मिलने चाहिए, किसको कितने बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कंपनी डिसाइड करती है ऑलरेडी, ताकि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए। उसे बोलते हैं हम कॉम्पनसेशन पॉलिसी। सो कॉम्पनसेशन पॉलिसी रिफर्स टू द रूल्स फॉर पेइंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को पे करने का जो भी रूल्स है, ये फेयरनेस मेंटेन करता है। ठीक है, सबको उसी हिसाब से पे किया जाएगा जो रूल है ना। कॉम्पनसेशन पॉलिसी क्लियर और सिंपल होनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे जो भी मान लो कार मान लो किसी को मिल रही है फ्री में, तो उनको मिलती है जो बहुत ही सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज हैं, है ना, जो ए ग्रेड एम्प्लॉयज हैं। तो ये रूल है भाई, है ना। ऐसा नहीं कि हम सी ग्रेड वाले को दे देंगे क्योंकि वो मेरे भतीजे के बुआ का, भांजा का, लड़का का, फलाना का जो भी था, है ना, तो वो नहीं चलने वाला। ठीक है ना। ओके, इट शुड बी बेस्ड ऑन एम्प्लॉय स्किल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा जो भी आप पे कर रहे हो, है ना, जो भी आप दे रहे हो, वो अंधा नहीं देंगे, हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, तुम्हारा ज़्यादा बड़ा रोल है ऑर्गेनाइजेशन में तो तुम अच्छे पैकेज में और होगे, है ना, तो वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट इज अच्छा कंपनसेशन मोटिवेट करेगा, एम्प्लॉय का डिससेटिस्फेक्शन रिड्यूस करेगा और प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिलेगा तो एम्प्लॉय रिटेन भी करेगा, मतलब रुकेगा ऑर्गेनाइजेशन में, छोड़ के नहीं भागेगा। तुमने देखा होगा बहुत सारे हमारे लोग जो जानने वाले ना, वो कहते पुरानी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, क्यों? क्योंकि अच्छा पे नहीं कर रहे थे। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट इज जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन मींस फाइंडिंग द वैल्यू एंड
एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, जॉब को इवेल्युएट करना कि जॉब जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, तो जो जॉब है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या वैल्यू है, बड़ी जॉब है, हाई लेवल की पोजीशन है, लो लेवल की पोजीशन है, ज़्यादा काम नहीं है, मिडिल वाली है, तो वो हमें पता चलता है जब हम जॉब को इवेल्युएट करते हैं। यहाँ पे हम एक जॉब को दूसरी जॉब से कंपेयर करते हैं। मान लो मैंने एक सुपरवाइजर है, उसकी जॉब को एक मैनेजर की जॉब से, ये उसको टाई लगा दो, मैनेजर की जॉब से क्या किया, कंपेयर किया, ठीक है, क्यों, ताकि मैं पता लगाऊं कि किसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस जॉब में ज़्यादा रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें कम है, किसमें जिम्मेदारियां बहुत है, किसमें कम है, कि क्यों पता लगा रही हूँ, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि भाई जो जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ ज़्यादा दिमाग खप रहा है एक एम्प्लॉय का, वहाँ पे मैं उसको पे भी ज़्यादा करें, है ना। वरना तो ऐसा हो जाएगा यार तुम्हारा काम हल्का है, तुम ज़्यादा पाते हो, मेरा काम भारी, मैं बहुत कम पा रही हूँ, तो इससे अच्छा नहीं है कि मैं तुम्हारे वाली पोजीशन पे आ जाऊं, तो एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बताता है कि फेयर वेजेस क्या होनी चाहिए। जॉब इवैल्यूएशन कैसे होता है, हम ड्यूटीज क्या है जॉब में, स्किल्स क्या लगेंगी, जिम्मेदारियां कैसे हैं, उसके बेसिस पे हम इवैल्यूएट करते हैं कि जॉब कैसी है। इक्वालिटी मेंटेन करता है वेज पेमेंट में, भाई जिसकी जॉब ज्यादा अहम है ना, ज्यादा काम है, उसको आप ज्यादा पैसे दो, इससे वेज रिलेटेड लड़ाई नहीं होगी, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सैलरी कैसे देनी है उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करेगी। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज मेथड ऑफ वेज पेमेंट। वेज पेमेंट कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन वाला ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे तरीके हैं ये डिसाइड करने के कि पैसे कैसे देंगे, ठीक है। सबसे पहला है टाइम रेट सिस्टम। सबसे पहला क्या है, टाइम रेट सिस्टम। वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द टाइम वर्क, लाइक पर आवर पर डे, ये वाला पर मंथ, जैसे तुम लोग मोस्टली सुनते हो कि मेरी मंथली सैलरी मान लो 1 लाख है, ठीक है, मंथली सैलरी मेरी 1 लाख है, तो मुझे पर मंथ के हिसाब से पैसा मिल रहा है, मतलब समय के अनुसार, जिसे बोलते हैं टाइम रेट सिस्टम। वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द टाइम वर्क, मैंने कितने महीने काम किया, जैसे मान लो मैंने 30 दिन का एक महीना है और हमें 24 डे है ना काम करने के 1 लाख मिलते हैं, तो मेरी जो 1 मंथ की सैलरी है संडे हटा के 24 डे वो 1 लाख है। तो समय के अनुसार से हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा पीस रेट, यहाँ पे पीस के हिसाब से होता है, समय कितना दिया उससे मतलब नहीं, तुमने प्रोड्यूस कितना किया, कितने यूनिट बनाए उससे। मान लो मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ, वहां पे अगर आप ये लैपटॉप का ये जो कि मतलब जो माउस है उसको बनाते हो तो 1 यूनिट का पैसा 50 रुपए मिलता। मैं 1000 बना दूं तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से, मुझे 50,000 मिलेगा, है ना। 10,000 बना दूं, 10,000 को मल्टीप्लाई करो 50 से, तो डिपेंड करता है यार तुम कितना बना ले जाते हो। एक महीने में तुम मान लो 1 महीने का क्राइटेरिया 1 दिन का लेते हैं वो, कि 1 दिन में कितनी यूनिट बनाई, जितनी यूनिट बनाओगे उस हिसाब से तुम्हें पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट के बेसिस पे ना कि समय के बेसिस पे। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, डिफरेंट वेज रेट आर पेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ये तुम्हारा टेलर का ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट था। इन्होंने बोला था, यहाँ तुम्हें मेंशन नहीं करना, इन्होंने बोला था कि यार देखो कुछ वर्कर होते हैं जो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, है ना, जो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि 50 यूनिट बनानी है तो वो 50 क्या वो 100 बना देते हैं। और कुछ होते हैं जो 20-10 बना के निकल लेते हैं बातें करने में। तो ऐसे अगर हम सबको एक ही जैसा पैसा देंगे ना समय के हिसाब से मान लो, तो जो ज्यादा मेहनत कर रहा है वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो कहेगा यार मैं तो 1 दिन में इतना बनाता हूँ फिर भी मेरे को वही मिलता है जो इसको मिल रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि डिफरेंस करो, मतलब अंतर करो, जो स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाए उसको ज्यादा रेट पे करो। मान लो 50 स्टैंडर्ड है, 50 से जो भी ज्यादा बनाएगा उसको मान लो मैंने कह दिया कि 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से देंगे, ठीक। और जो 50 से कम बनाएगा उसको मान लो मैं 15 रुपए पर यूनिट से दूंगी। तो क्या होगा, वेजेस में डिफरेंस आ जाएगा। मान लो मैंने 60 बना दी तो मुझे 60 × 20 करके पैसा मिलेगा, और मान लो किसी ने 50 से मान लो 49 भी बना दी तो उसको 49 × 15 करके पैसा मिलेगा, है ना। तो सैलरी में क्या गया, डिफरेंस आ गया, जिससे बंदा मोटिवेट होगा कि भाई 50 के ऊपर तो ऊपर ही जाना है ना, ताकि हमें भी अच्छा खासा पैसा मिल पाए।
तो वेज में डिफरेंस करते हैं इसमें, ठीक है। बोनस सिस्टम क्या है कि एक्स्ट्रा पेमेंट, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है ना, बोनस वो है। कमीशन सिस्टम क्या है, वेजेस आर पेड एज परसेंटेज ऑफ सेल मेड बाय एम्प्लॉयज, ये सेल्स में होता है, जितनी तुम सेल्स करोगे उसका परसेंट डिसाइड होगा कि 5% टोटल सेल का उतना आपको दिया जाएगा, तुम जितनी ज़्यादा सेल करते जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा मिलता जाएगा कमीशन। सैलरी सिस्टम क्या है, फिक्स अमाउंट तय कर दिया गया, हर मंथ मिलेगा। इंसेंटिव वे सिस्टम क्या है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जो टारगेट को अचीव करने पे मिलता है। लाइक कह दिया कि अगर तुम लोग 50 लाख की सेल करते हो तो जो भी एम्प्लॉय टारगेट को पूरा करेगा उसको एक कार मिलेगी फ्री में, तो ये इंसेंटिव्स हो गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इंसेंटिव प्लान्स। इंसेंटिव प्लान्स आर एक्स्ट्रा पेमेंट गिवन टू एम्प्लॉय फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अभी देखा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट तुम्हें मिलता है, एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, पेमेंट मिलती है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, उसे बोलते हैं इंसेंटिव्स। दे मोटिवेट एम्प्लॉय, ऑफ कोर्स भाई तुम्हें अच्छा परफॉर्म करोगे तभी मिल रहा है, तो तुम मोटिवेट होगे कि अच्छा कर लो। इंसेंटिव रेगुलर वेजेस से ऊपर दी जाती है। मान लो रेगुलर वेजेस है तुम्हारा, मान लो 1000, और मैंने इंसेंटिव तुम्हें दे दिया कि अगर 1000 रुपये सैलरी है और तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो मैंने 200 रुपये का और तुम्हें इंसेंटिव दे दिया, तो तुमने टोटल 1200 कमा लिया। ऐसा होता है सेल्स वाली जॉब में, है ना, इन सब में होता है। तो इंसेंटिव्स आर गिवन अबव रेगुलर वेजेस एंड सैलरी। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जिसमें तुम्हें मनी के फॉर्म में पैसा दिया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा और दे देंगे। और नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं जिसमें तुम्हें प्रमोशन दे दिया, रिकॉग्नाइजेशन दे दिया। अब प्रमोशन दिया मान लो और तुम्हें वहाँ पे कार की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, तो ये तुम्हें एक फायदा हो गया, ठीक है। इंसेंटिव प्लान से प्रोडक्टिविटी बढ़ती, बंदा अच्छा काम करता है और उससे उसका जॉब मोरल भी इंक्रीज होता है, उसका काम में मन भी लगता है और वो सेटिस्फाइड भी रहता है, ठीक है। ये चीज रिपीट हो गई है गाइस, सो आप इसको स्किप करो। नेक्स्ट आते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, इन्हें हम पर्क्स भी बोलते हैं। तुमने सुना होगा पर्क्स मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। ये भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं जो एम्प्लॉय को मिलते हैं वेजेस और सैलरी के अलावा, ठीक है। दे आर प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, बाय एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, उसका कल्याण हो, इसलिए ये हम पर्क्स वगैरह दे रहे हैं उसको। ये भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकते हैं, मनी के टर्म में भी हो सकते हैं और नॉन मनी के टर्म में भी हो सकते हैं। कॉमन कौन कौन से, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, तुम्हारे भी पीछे एग्जांपल है, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, पेड लीव हो गई, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, रहने का घर दे दिया, है ना, कार दे दी फ्री में तुम्हें आने जाने के लिए, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती है, एडिशनल बेनिफिट्स। दे हेल्प अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉय, इससे एम्प्लॉय भाई अट्रैक्ट होता है, रुकता है, और एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है, वो लॉयल होता है, वो सेटिस्फाइड होता है, ये सारे बेनिफिट्स। तो कौन कौन से फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल अलाउंस मिल गया तुम्हें, है ना, मेडिकल अलाउंस, कोई भी तुम्हारा मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ उसके लिए कंपनी पैसा दे रही है। बोनस दे देना, ऐसी छुट्टियां दे देना जिसकी सैलरी नहीं कटेगी, मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस, आने जाने का खर्चा, तो यहाँ पे तुम्हें मनी के टर्म में बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक पेंशन, ग्रेचुटी दे दी तुम्हें, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल क्या है, जो मनी के टर्म में नहीं मिल रहा है, जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, काम करने का आराम से समय दे दिया, जितने बजे आना है करो, बस 8 घंटे का काम करना चाहिए। कैंटीन की फैसिलिटी, खाओ पियो ऐश करो। ट्रांसपोर्ट, घूमो फिरो। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है तुम्हें। प्रेज मिल रहा है, रिकॉग्नाइजेशन, तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पनसेशन। परफॉर्मेंस लिंक कॉम्पनसेशन बेटा वो ऐसी पेमेंट होती है, ऐसे कॉम्पनसेशन होते हैं जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलते हैं। अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो मिलेगा आपको। एम्प्लॉय रिसीव हायर पे फॉर बेटर परफॉर्मेंस, इट लिंक सैलरी विथ अचीवमेंट ऑफ टारगेट, टारगेट पूरा करोगे पैसा मिलेगा। मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसको अच्छा लगेगा कि भाई वो बढ़िया कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है ना। परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन मतलब वही पैसा जो तुम्हें अच्छा परफॉर्म करने पे मिल रहा है और उसका सेटिस्फेक्शन। ये सारी चीजें ना एक ही जैसी है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि अलग से। हर चीज से जो भी बेनिफिट्स मिले उससे वो मोटिवेट होगा, लॉयल होगा, मोरल बढ़ेगा, सेटिस्फाइड होगा, जॉब नहीं छोड़ेगा। ये सब तुम्हें अगर एडवांटेज में आ जाए तो आंख बंद करके लिखाना। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। एम्प्लॉय की हेल्थ और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एंड सेफ्टी, सेफ्टी से क्या मतलब है, एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करना, उसका एक्सीडेंट ना हो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो भाई, है ना, सही से काम कर पाए, कोई दुर्घटना घटे ना, अच्छा इन्वायरमेंट हो, है ना, सेफ इन्वायरमेंट हो,
ठीक है, चोट लगने का कोई खतरा ना हो, उसकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखो, सही इन्वायरमेंट, सही पानी दो उसको, सेफ्टी मेजर, वर्क प्लेस एक्सीडेंट एंड इंजरीज कम करना, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, अब इसमें था नहीं मेडिकल अलाउंस देना, हेल्थ फैसिलिटी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर एम्प्लॉयज़ हेल्थ चेकअप्स होते रहते हैं, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी से एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, वो एब्सेंट नहीं होगा और वो सेटिस्फाइड रहेगा, वो प्रोडक्टिव रहेगा, ये सारी चीज़ें अगेन रिपीटेड है। एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम एक्सीडेंट एंड वर्क प्रॉब्लम एट वर्क प्लेस। बोल रहा है कि एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एक्सीडेंट से और हेल्थ प्रॉब्लम से, दोनों चीज़ों से, कि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना रहे, वो सेफ रहे और कोई इसको हेल्थ प्रॉब्लम भी ना हो, हेल्थ इश्यूज भी ना हो, ठीक है। सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा इसके लिए आपको, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे प्योर एयर हो, अच्छा पानी पीने को मिले, तो भाई वो हेल्दी रहेगा ही रहेगा, है ना, अच्छा खाना हो, फैसिलिटीज़ हो और कोई एक्सीडेंट ना हो, इसकी वजह से तुम्हारे जो वर्क इन्वायरमेंट है वो सेफ बना हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई गड्ढा है, एम्प्लॉय जाके घुस जाएगा तो गया, या मशीन है जरा सा हाथ गया नहीं कि वो कट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिए रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय का वेलफेयर क्या है, एम्प्लॉय का कल्याण। एम्प्लॉय वेलफेयर मीन्स प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सर्विसेज फॉर एम्प्लॉय वेलबींग। एम्प्लॉय अच्छे से जीवन जी पाए उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। एम्प्लॉय का कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करेंगे। वेलफेयर में कौन कौन सी फैसिलिटीज, भाई उसको कैंटीन दी जाए ताकि उसको खाना नहीं लाया तो खा ले आराम से, ट्रांसपोर्ट आने जाने की सुविधा, रेस्ट रूम जहाँ पे वो आराम कर पाए, है ना, तभी तो वो उसका वेलफेयर हो पाएगा, वेलबींग सही रहेगी वो। इससे एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है, एम्प्लॉय को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, एम्प्लॉय लॉयल्टी बढ़ती है और एम्प्लॉय का स्ट्रेस कम होता है। उसको पता है कि यार चलो एनवायरनमेंट अच्छा है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, आज जब दिक्कत होती है तो रेस्ट रूम में आराम कर सकता हूँ, पानी है, खाने की सुविधा है, आने जाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सेटिस्फाइड रहूँगी, एब्सेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मीन्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड सोशल प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को फाइनेंशियल और सोशल दोनों प्रोटेक्शन देना। अभी क्या समझेंगे, इट प्रोटेक्ट एम्प्लॉय ड्यूरिंग सिकनेस, एक्सीडेंट एंड ओल्ड एज। भाई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, जैसे तुमने उसको ग्रेचुटी दे दी, पेंशन दे दी, तो फाइनेंशियली सिक्योर हो गया। दूसरा, उसको तुम सोशली भी प्रोटेक्ट करो, ठीक है, कोई एक्सीडेंट ना हो, सिकनेस हो गई, मान लो बीमार हो गया, तब हम उसको भाई जाके पूछ रहे हैं, उसका इलाज में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बूढ़ा हो गया तो पेंशन दे रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो उसके घर सैलरी भिजवा रहे हैं, करती है कंपनियां कुछ। तो इट गिव्स एम्प्लॉय अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि चलो भाई सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी से एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस आता है, एम्प्लॉय अनएक्सपेक्टेड रिस्क जो है वो फेस कर पाता है ना। अदरवाइज मुझे अगर कहीं काम कर रही हूँ, मुझे लगे यार कहीं कुछ हो गया तो कोई कुछ पूछेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने एम्प्लॉय के बुरे वक्त में भी उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी देनी है, ठीक है। एम्प्लॉय का भाई सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ और कमिटेड होता है कि इन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया तो मुझे उनका साथ देना है। तो एम्प्लॉय को सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देती है। नेक्स्ट इज ग्रीवियंस हैंडलिंग एंड रिड्रेसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ग्रीवियंस मीन्स कंप्लेंट और डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की जो कंप्लेन है या डिससेटिस्फेक्शन है उसे बोलते हैं ग्रीवियंस, दुखड़ा, है ना। जैसे तुम रोते रहते हो, उसने मुझे हाँ नहीं किया, ठीक है, कहते हो उसने मुझे हाँ नहीं किया, मेरे को रिजेक्ट कर दिया, कहीं और हो गया, हाँ। तो वही जो तुम्हारी कंप्लेन है, जो तुम डिससेटिस्फाइड हो, बताइए तुम तो अपनी जिंदगी में अलग ही चीजों से डिससेटिस्फाइड हो, मैं तुम्हारी उस बारे में नहीं, मैं एम्प्लॉय के बारे में बोली। एम्प्लॉय का भी दुख होता है कि यार काम नहीं समझ में आ रहा, है ना, मोटिवेशन नहीं है, बॉस चिल्लाता रहता है, बन नहीं रही है, ये वो। ग्रीवियंस हैंडलिंग मीन उस कंप्लेन को सुनना। बेटा मैंने बोला ग्रीवियंस हैंडल करना, दुखड़ा हैंडल करना है, मतलब उसको सुनेंगे, क्या दुख है बताओ, है ना। रिड्रेसल मतलब उसको सॉल्व भी करेंगे, बस सुनेंगे नहीं, उसको सोल्यूशन भी देंगे, ठीक है। रिड्रेसल मीन सॉल्विंग एम्प्लॉय ग्रीवियंस। तो प्रॉपर ग्रीवियंस हैंडलिंग से एम्प्लॉय का रिश्ते अच्छे होते हैं। भाई एम्प्लॉय की दिक्कत है, उसको सुना, उसको सही कर दिया, एम्प्लॉय खुश हो गया, इसका रिलेशन अच्छा हुआ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लड़ाई नहीं होगी। क्विक रिड्रेसल इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। मान लो दो एम्प्लॉयज में लड़ाई हो रही है ना, उसको हमने सुना, सुलझा दिया, दोनों एम्प्लॉयज आपस में खुश हो गए, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। इससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहता है ना, रोना पिटना नहीं मचा रहता है ऑर्गेनाइजेशन में,
कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले तो बेटा पहला स्टेप है ग्रीवेंसेस आइडेंटिफाई करो। एम्प्लॉय एक्सप्रेस कंप्लेंट्स और डिससेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय तुमसे बताएगा कि उसको क्या दिक्कत है, ठीक। दूसरा लिसनिंग टू एम्प्लॉय, जब वो बताए तो केयरफुली सुनो वो क्या बता रहा है, जैसे तुम नहीं सुनते हो, जब वो बता रही होती है कि ये दिक्कत है तुम में, तो तुम नहीं सुनते, लेकिन तुम्हें यहाँ सुनना पड़ेगा, है ना, एज अ मैनेजर तो अभी सुनना पड़ेगा, बैंड लग गई है तुम्हारी। एग्जामिनिंग द ग्रीवेंसेस, अब ग्रीवेंसेस जो भी है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है, वो दुख क्यों आया एम्प्लॉय की जिंदगी में, उसको समझो, कॉज जानने की कोशिश, जब जड़ पता चलेगी ना तभी सोल्यूशन दे पाएंगे। तो कॉज ऑफ ग्रीवेंसेस आइडेंटिफाइड, और चेक करेंगे कि क्या, अच्छा ये बोल रहा है, जैसे कोई एम्प्लॉय बोल रहा है मेरी वो जो मैनेजर है उससे नहीं बन रही है, तो मैं सुनूंगी, फिर मैं देखूंगी क्यों नहीं बन रही है ना, चेक करूंगी भाई क्या ऐसी दिक्कत है, उनका कोई पर्सनल ग्रज है या क्या दिक्कत हो रही है इन दोनों में। डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, मैनेजमेंट फिर एम्प्लॉय को पॉसिबल सॉल्यूशन बताती है कि आप एक काम करो, साथ साथ बैठ के बात कर लो, ठीक है, ऐसे सही हो सकता है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, हमने उनसे डिस्कस किया कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बाद हम एक्शन लेंगे जिससे हम उनके जो भी दुख है उसको सॉल्व करवा पाएं, और फॉलो अप, उसके बाद चेक करते रहेंगे कि जो एम्प्लॉय का प्रॉब्लम सॉल्व कराया था क्या आप सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ये सारी चीजें, ठीक है बेटा। तो ये हमने यहाँ पे तुम्हारा रैपिड रिवीजन कर लिया, और आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट यूनिट थी, थोड़ी बड़ी थी, इससे पहले वाली ना काफ़ी छोटे में निपट गई हैं, तुम लोग देख लेना। इसका मैं एक मैराथन लॉन्च कर दूंगी जो आई गेस 1 घंटे से कम में टाइम में आई गेस हो जाएगा, और वो तुम पेपर के आखिरी दिन देख जाना, 2x में देखोगे तो आधे घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज क्लियर है बेटा। सो डिटेल में भी, टॉपिक के डेप्थ में भी जाना है तो मैराथन देख लेना, है ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।